हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ओम झाझड़िया पर स्वागत करता हूं। आज हम संगणक भर्ती परीक्षा 2024 जो 3 मार्च 2024 को पेपर आयोजित हुआ है उसमें स्टैटिक्स के जो भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। डिटेल से सभी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने भी स्टैटिक्स में या संगणक भर्ती परीक्षा का अपने ऐप पर सिलेबस खरीदा था उन्होंने देखा होगा मैंने बहुत ही कम प्राइस पर 99 रुपीज़ पर, मात्र 99 रुपीज़ पर आपको में स्टैटिक्स का कोर्स दिया था और आपके स्टैटिक्स के 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो 10 के 10 क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे, अपने नोट्स में मिल जाएंगे सभी के सभी। यहाँ पर अपना जो ऐप है वो ऐप आप मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी आप अपनी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। बात कर रहे थे अपन इस ऐप पर, आपको मैं और भी बता दूं तो इस पर आपको फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर है, उसकी मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल टू, उसके अलावा जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा अभी कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड की जो भर्ती आ रही है उसका भी सिलेबस या सीईटी के सिलेबस भी मैंने डाले हुए हैं। आप वहां से ऐप से परचेज कर सकते हैं और आपको कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ भी वहां पर मिलेंगी और उनका कंप्लीट सिलेबस भी आपको देखने को वहां पर सॉल्यूशन भी पीडीएफ का देखने को मिलेगा। अपन सोल्व करते हैं, स्टैटिक्स का सॉल्यूशन करते हैं संगणक भर्ती परीक्षा 2024 में। देखिए किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस प्रकार से आप उनको सोल्व करना था आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो है, मेरे पास जो सीरीज है उसमें 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया गया था, उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह उसके वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। एक तरह से ये प्रतिशत का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया गया, मान लिया उसका मूल वेतन कितना है 100, अगर आप उसके वेतन को 20% घटा देंगे तो उसका वेतन कितना बचेगा, 80 बचेगा। दो मूल वेतन माना, 20% की कमी करेंगे तो नया वेतन 80 होगा। अब आपसे क्या पूछा है, उसके घटे हुए वेतन को कितना बढ़ाया जाए। ये अब उसका जो घटा हुआ वेतन है उसको कितना बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए, कि वह वास्तविक वेतन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें कितनी वृद्धि करनी है वो वृद्धि आपसे यहां से पूछी गई है। अब घटा हुआ वेतन है वो 80 है और आपको बढ़ाकर इसको 100 करना है तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये 20 की वृद्धि किसके ऊपर होगी, 80 के ऊपर होगी। प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा करेंगे और सोल्व करेंगे तो आपको वेतन में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको 25% दे रखा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है स्टैटिक्स का, एक सारणी दी गई है, मैं पूरी सारणी को नहीं बना रहा हूं, आपको सीधा उसका अर्थ है वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं बता देता हूं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करके दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए 4 वर्षों के दौरान 4 क्लबों में जिम सदस्यों की संख्या आपको दे रखी है। 4 क्लब हैं, ए बी सी और डी, 4 क्लब हैं और इधर वर्ष दे रखे हैं 2015, 2016, 2017, 2018। और ये मानते हुए कि एक व्यक्ति केवल एक ही क्लब में पंजीकृत हो सकता है, बताइए 2015 में कुल कितने लोगों ने किसी भी क्लब में पंजीकरण करवाया। 2015 में किसी भी क्लब में पंजीकरण करवाया तो 2015 में पंजीकरण करवाने वाले लोगों की जो संख्या थी वो क्या थी, ए क्लब में 350, बी क्लब में 150, सी क्लब में 100 और डी क्लब में 120। मतलब 2015 में सभी क्लब में और पंजीकरण करवाने वाले लोगों की संख्या अगर अपन देखें तो इन सभी को ऐड करोगे तो आप कितने प्राप्त करोगे, 720। मतलब 2015 में 720 लोगों ने पंजीकरण करवाया। इसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन भी है वो वर्ग अंतराल से संबंधित है। स्टैटिक्स का वर्ग अंतराल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार पूछा गया आपसे। मेरे पास जो सीट है उसमें क्वेश्चन नंबर है वो 57, क्वेश्चन नंबर 57।
एक समूह के लोगों की आयु की बारंबारता सारणी में वर्ग के मध्य बिंदु जो हैं वो आपको दे रखे हैं 25, 32, 39 के बाद 46, 53 और 60 ये आपको वर्ग के मध्य बिंदु दे रखे हैं। तो वर्ग अंतराल की माप क्या होगी, वर्ग अंतराल का माप आपसे पूछा गया है। ध्यान दें, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग करके जब उसका आधा करते हैं तो वर्ग चिन्ह अपने को प्राप्त होते हैं। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग करके आधा करने पर आपको प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपको दे रखे वर्ग माप, जैसे आपको यहां पर दे रखी है मान लो 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 दे रखी है। तो आप वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, यहां पर वर्ग चिन्ह 10 और 20 का योग कितना होगा, 30, 30 का आधा होगा 15, तो ये वर्ग चिन्ह हो गया। 20 और 30 का योग 50, 50 का आधा 25, यहां पर इनका योग करके आधा करेंगे तो 35, ये वर्ग चिन्ह प्राप्त हुए अपने को। ऊपरी सीमा और निम्न सीमाओं का योग करके आधा करने पर आपको वर्ग चिन्ह प्राप्त होते हैं। अब जितना अंतर इनका वर्ग अंतराल होता है उतना ही वर्ग अंतराल इनका भी होता है। जैसे इनका अंतर सबका 10, 10 का है, तो यहां भी 15, 10, 25, 25, 10, 35, यहां भी अंतर कितने का है, 10, 10 का है। तो आप इसी प्रकार यहां भी ये कह सकते हो इन वर्ग चिन्हों का अंतर, इन वर्ग के जो मध्य बिंदु हैं या वर्ग चिन्ह एक ही बात है, इनका जो अंतर है सब में देखो 7, 7 का अंतर है, सभी में कितना अंतर है, 7, 7 का अंतर है। तो वर्ग अंतराल की जो माप होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। अपना आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके जस्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 58। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। एक तरह से आप इसको एवरेज में भी ले सकते हो, आप इसको प्रतिशत में भी ले सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में भी ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 58, एक फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक आय 444 दे रखी है। यदि पुरुषों और महिलाओं की औसत दैनिक आय क्रम से, एक तो आपको पुरुषों की औसत आय, एक महिलाओं की औसत दैनिक आय दे रखी है अलग अलग। पुरुषों की औसत दैनिक आय है 480 रुपये, महिलाओं की औसत दैनिक आय है 360 रुपये। और सभी कर्मचारी, सभी के सभी जो पुरुष और महिलाएं हैं, सभी के सभी जो कर्मचारी हैं उनकी औसत दैनिक आय है 444 रुपए, वो बीच में रखी जाएगी। आप इसको मिश्रण के नियम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पुरुषों की औसत दैनिक आय, ये महिलाओं की दैनिक औसत आय, और ये सभी के सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक आय, सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक आय को अपन बीच में रखेंगे। और मिश्रण का नियम ये कहता है इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे और इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे। 360 और 444 का जब अंतर अपन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंतर, 84। यहाँ पर इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 36। ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको प्राप्त होगा। सरल आप करेंगे 12 से डिवाइड हो जाएगा, 7:3 आ जाएगा। मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अगर अनुपात पूछा होता तब तो आपका आंसर अनुपात होता कितना, 7:3। अब आप इसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 70%, और ये कितना हो जाएगा, 30%। मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात जो है 7:3 या प्रतिशत 70% और 30% होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए 65 बहुत ही एक आसान क्वेश्चन दिया गया है आपको। रिकरिंग भिन्न दी गई हैं और उनको आपको सरल भिन्न में चेंज करना है। आपको दे रखा 0.1156 और 5, 6 के ऊपर क्या दे रखा, आपको बार दे रखा है। इसको एक भिन्न में आपको रिकरिंग दे रखी है, इसको आप पुनरावृत्ति दे रखी है अंकों की। 5, 6 के ऊपर बार है, मतलब 5, 6, 5, 6, 5, 6 रिपीट हो रहे हैं। आपको इसको भिन्न में परिवर्तित करना है तो परिणाम क्या होगा, भिन्न में परिवर्तित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, वो परिणाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए कुछ अंकों के ऊपर बार है, कुछ अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने बताया था किस प्रकार आपको सोल्व करना है। आप पूरे पॉइंट को भी हटाएंगे, बार को भी हटाएंगे, बचेगा 1156, और उसमें से माइनस करेंगे कौन से अंक जो पुनरावृत्त नहीं होते, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। 11 की पुनरावृत्ति नहीं होती तो 11 यहां से माइनस हो जाएगा। बट्टे में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 आएंगे, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 तो 9 आ जाएंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0। 2 ही अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 ही क्या होंगे, यहाँ पर 0 होंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 5, यहाँ क्या बचेगा 4, 1100
45/9900। इसको और भी अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 229/1980 आपको प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। बहुत ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया था आपको, काफी बच्चों से ये नहीं हो पाया। देखिए क्वेश्चन बाकी इजी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया गया है 2:3:4। तीन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, ए बी और सी का अनुपात है 2:3:4। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ए का मान अगर 2 है तो बी का मान 3 होगा, तो सी का मान 4 होगा। तो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अंडरूट 2a² प्लस 9b² प्लस 2c², इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहले हम यहां से ए बी सी के जो मान है वो इसके अंदर रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। वही वैल्यू कौन से ऑप्शन से अपने को प्राप्त हो रही है वो अपन देख सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 2 का स्क्वायर होगा कितना? 4, 4 दूनी 8, प्लस बी की वैल्यू यहां पर है 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9, 9 81, प्लस सी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, और उसके ऊपर क्या है? अंडरूट। ए बी सी के मान अपने यहां से रख दिए, ऊपर से रख दिए इसमें। इसको सरल करेंगे अपन, सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 121 अपने को प्राप्त हो जाएगा। 121 का वर्गमूल करेंगे तो मान अपने को कितना प्राप्त होगा? 11 प्राप्त होगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एबीसी के ये मान रखने से आपको 11 ही वैल्यू प्राप्त हो जाए? अगर आप सभी ऑप्शंस को चेक करोगे तो केवल डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें दे रखा है 2a प्लस बी प्लस सी। अगर आप इसमें सभी मान रखें, एबीसी के ए का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4, बी का मान 3, सी का मान 4, ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? यहां से 8 और 3 11। केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एबीसी के मान रखने पर इसकी वैल्यू 11 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यही ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर होगा। बाकी किसी ऑप्शन में भी ये वैल्यू रखने पर, एबीसी की वैल्यू रखने पर आपको 11 मान प्राप्त नहीं होगा। अगला अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76, थ्योरी पर आधारित है, आंकड़ों स्टैटिक्स का सिंपल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 76, जब सूचना देने वाले साक्षर हों और विशाल क्षेत्र में फैले हुए हों तो आंकड़े एकत्र करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? जब सूचना देने वाले साक्षर हों और विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र उसमें फैले हुए हैं, सभी के सभी साक्षर हैं, तो आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त विधि क्या होगी? वो उपयुक्त विधि आपसे पूछी गई है। यहां पर जब साक्षर हैं तब उस स्थिति में प्रश्नावली विधि जो है, मेल द्वारा या किसी भी माध्यम से जो प्रश्नावली विधि है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि सभी के सभी क्या हैं? साक्षर हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, मेल द्वारा प्रश्नावली विधि। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर है 77। देखिए आपको x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 1/√3 माइनस √2। आपसे पूछी गई है वैल्यू, किसकी पूछी गई है? आपसे पूछी गई है 2√3 इंटू में x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखिए किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको कोष्टक के बाहर दे रखा है 2√3, यहां पर अंदर x की वैल्यू अपन रखते हैं, x की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 माइनस √2 प्लस में 1/x, x की जब ये रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मान √3 माइनस √2 आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार x की वैल्यू अपन ने इस कोष्टक के अंदर रख दी। अब इसका अपन परिमेयकरण करेंगे, विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √3 माइनस 2 है, √3 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो यहां से आपको प्राप्त होगा 2√3। ये परिमेयकरण करने पर √3 प्लस √2 प्राप्त होगा। ये पहले से ही √3 माइनस √2 है, सरल करोगे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 बाहर है और ये भी √3 और √3 ऐड करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। और भी इसको सरल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, √3 और √3 मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है।
इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित है, थोड़ा सा अलग प्रकार से आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है आपको। 10 अवलोकनों का माध्य 20 है, माध्य 20 है, माध्यिका 15 है। यदि प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ दिया जाए तो नए अवलोकनों के सेट का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक अपने को ज्ञात करना है। माध्य माध्यिका बहुलक 3 मान है, 2 आपको दे रखे हैं, तीसरा बहुलक अपने को ज्ञात करना है। 6 जोड़ने की बात बाद में करते हैं अपन, पहले माध्य 20 है, माध्यिका 15 है, तो अपन बहुलक ज्ञात करते हैं। और माध्य माध्यिका और बहुलक में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू में माध्यिका माइनस 2 इंटू में क्या होता है, माध्य होता है। इस संबंध की सहायता से पहले अपन क्या निकालते हैं, बहुलेख निकाल लेते हैं। सरल करेंगे तो 3 इंटू में माध्यिका, माध्यिका कितनी है 15, माइनस 2 इंटू में माध्य, माध्य कितना है 20। सरल करेंगे तो 15 तिया 45 माइनस का 40, यहां से बहुलक कितना प्राप्त हुआ आपको 5 प्राप्त हुआ। अब ये कहा गया यदि प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ देंगे तो माध्य भी 6 बढ़ जाएगा, माध्यिका भी 6 बढ़ जाएगी, तो बहुलक भी 6 बढ़ जाएगा। और बहुलक जब 6 बढ़ जाएगा तो यहां से बहुलक का मान आपको क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। लास्ट में एक क्वेश्चन और भी है, अच्छा क्वेश्चन है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर है 97। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इसका। देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 97। 3 बराबर पात्र हैं, 3 बराबर पात्र हैं, पहला पात्र, दूसरा पात्र और तीसरा पात्र। 3 बराबर पात्र हैं और तीनों में क्रमशः 2/3, 1/3 और 1/4 हिस्सा दूध से भरा हुआ है। मतलब सभी में दूध है, सभी में दूध है और दूध के साथ पानी मिलाया गया है, तो उसमें सीधा पानी भी साथ में लिख देता हूं। दूध का हिस्सा आपको बता रखा है 2/3, 1/3 और 1/4 हिस्सा दूध से भरा है। बचे हुए भाग में पानी भरा जाता है। सभी मिश्रणों को फिर एक बड़े पात्र में डाला जाता है, तो बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया। बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। ध्यान विशेष आपको क्या रखना है, क्रम दूध पानी है, यहां भी दूध पानी है, यहां भी दूध पानी, और जो पूछा गया उसमें भी दूध और पानी का पूछा है। कई बार पानी और दूध का पूछ लेते हैं, क्रम को बदल देते हैं। यहां पर आपसे पूछा है दूध का पानी से अनुपात पूछा है। यहां पर देखिए जो तीनों के तीनों मान आपको दे रखे हैं, पहला मान आपको जैसे दे रखा है इधर लिख देता हूं मैं 2/3 पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में 1/3, तीसरे बर्तन में 1/4 हिस्सा दूध है। पहले बर्तन में इतना दूध, दूसरे में इतना दूध, तीसरे में इतना दूध, ये तीनों बर्तनों में दूध की मात्रा है। मैं आपको यहां पर बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं। यहां पर आप हर में देखें, प्रत्येक बर्तन में हर में यहां पर 3 भाग हैं, इसमें 3 भाग हैं, इसमें 4 भाग हैं। तो अपन ये मान लेते हैं बर्तन में कुल कितना पानी है, क्योंकि तीनों में समान है। और समान अपन इतना मानेंगे जो डिवाइड हो 3 और 4 से, दोनों से पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। मान लेते हैं अपन प्रत्येक बर्तन में कितना पानी है, मिश्रण है, कुल मिश्रण कितना है 12 मान लेते हैं। 12 इसलिए माना कि ये 3 और 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 12 की जगह आप चाहे 24 माने चाहे 36 माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका उतना ही प्राप्त होगा। यहां पर मान लिया पहले बर्तन में 12 लीटर विलियन है, कुल विलियन, तो 12 लीटर का 2/3, 12 लीटर का 2/3 मतलब 4 दूनी 8 लीटर, तो क्या हो जाएगा उसमें दूध हो जाएगा। बचा हुआ 4 क्या होगा, पानी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे बर्तन में कुल विलियन आपने 12 माना, तो 12 का 1/3 मतलब 4 लीटर तो दूध होगा, और बचा हुआ कितना बच गया 8 लीटर, वो पानी होगा। इसी प्रकार तीसरे बर्तन में 1/4 दूध है, कुल कितने का 12 का 1/4 मतलब 3 लीटर दूध है, तो बचा कितना 9 लीटर, वो क्या होगा पानी हो जाएगा। जब आपने कुल मात्रा मिश्रण की प्रत्येक बर्तन में कुल मात्रा 12 लीटर मान ली, तो ये आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। अब आप बता सकते हो कि तीनों को जब आप मिला देंगे तो बड़े बर्तन में मिलाएंगे तो उसमें दूध और पानी कितना कितना होगा वो बता सकते हो। यहां दूध देखें तो 8 4 12 और 3 15 लीटर है। पानी देखें तो 8 4 12 और 9 21 लीटर है। 3 से भाग और चला जाएगा तो 3 5 15, 3 7 21। तो तीसरे चौथा जो बड़ा बर्तन है, उस बड़े बर्तन में दूध का जो पानी से अनुपात होगा वो 5:7 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
इस प्रकार ये स्टैटिक्स के 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, सभी के सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी आप इनको इजीली कर सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और ऐप के बारे में आपको बता दिया है, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप 9672825111 पर व्हाट्सअप करके भी मुझे ऐप संबंधी या किसी भी कोर्स के संबंध में जानकारी चाहिए तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।